नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्त जी कोर्स में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का क्लास लेके आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था अक्सर भौतिक विज्ञान का क्लास दीजिए। तो आज की इस क्लासेस में जो है कि टॉप 70 क्वेश्चन यानी कि 70 प्लस क्वेश्चन जो है कि आज हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं भौतिक विज्ञान का। और सारे एक्सपेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पेपर में पूछा जाता है, वही सारा प्रश्न आज मेंशन किए हैं। तो जो भी एग्जाम देने वाले हैं वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा और जितने प्रश्न बताएंगे उसे याद जरूर कर लीजिएगा। सभी एक बार मिलकर सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी तो सभी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। तुम आपसे क्लास कर लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, आपसे लाइक जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड आप सभी। अच्छा, जो चैनल में पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं बिहार डीएलएड का, और जल्द ही आपका मैथमेटिक्स का क्लास भी हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। देखिए, अपवर्तनांक की बात किया जाए तो सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी रंग का होता है। याद रखिएगा आप सभी, किस रंग का? बैगनी रंग का होता है। अच्छा, लाल रंग के बारे में क्या क्या यहाँ से याद रख सकते हैं? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, जबकि इसका विक्षेपण जो होता है वो कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, विक्षेपण कम होता है, जबकि विक्षेपण किसका ज़्यादा होता है? नीला रंग का। याद रखिएगा आप सभी। अगला है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में सी, एक्सरे किरण की। याद रखिएगा आप सभी, एक्सरे किरण की तरंगदैर्घ्य, चुंबकीय तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी, बिल्कुल कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की किसने? देखिए, प्रकाश की चाल सबसे पहले जो ज्ञात किया गया ये आपका रोमर के द्वारा यानी कि रोमर ने की थी। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। याद रहेगा आप सभी को, किसने? रोमर ने। याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। देखिए, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रश्न याद जरूर करते चलिएगा। लेंस और प्रकाश के बीच में, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो ये कहाँ रखा जाता है? तो लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। अच्छा, यही से याद रखिएगा जो प्रकाश की चाल पूछा गया यहाँ से कि किसने ज्ञात की, तो रोमर ने। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में, सबसे कम ठोस में। तो दो प्रश्न यहां से याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होगा? 70 से प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, लगभग जो है कि 100 प्रश्न पहुंच जाएगा आपका। और इतना प्रश्न कवर कीजिएगा तो करीब करीब आपका चीजें कंप्लीट होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, तरंगदैर्घ्य घटती है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाती है? घट जाती है। बात समझे आप सभी। आइए अगला है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो आप सभी प्रकाश तंतु देखे होंगे, देखे हैं, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। तो याद रखिएगा, हीरे से कांच में। अगला है प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से बता सकते हैं कोई हमको? ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा आप सभी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। याद रहेगा, दिमाग में खोज लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही कार्य करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो देखते क्वेश्चन का आंसर फटाक से टिक करके निकल जाना है, समय बर्बादी नहीं करना है। यही समय बचेगा तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, रीजनिंग को सॉल्व करने में लगाइएगा, क्योंकि समय का ही महत्व है आपके पास। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जीके जीएस का टेंशन आपसे छोड़ दीजिए कि याद कैसे होगा आपको और प्रश्न कैसे कंप्लीट होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी का, ये हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको तैयारी करवा देंगे। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए, प्रकाश यानी कि धूप से प्रकाश आएगा, उसके बाद इसको विद्युत में बदलेगा, तो वो सौर प्लेट का काम होता है, यानी कि सौर सेल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डायनमो क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर जो है ये
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि विद्युत सेल का काम क्या होता है, जो बैटरी होता है ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। डायनमो सबसे पहले क्या करता है, घूमना शुरू करता है। देखिए आपसे बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एप्लीकेशन पे लगातार क्लासेस चल रहे हैं, जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, ई बुक सारा चीज़ आपको दिया गया है और लास्ट में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को जाँच पाइएगा। तो मिनिमम फी में अभी तैयारी करवा रहे हैं हम आप सभी को, तो जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए किसी भी कारण से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, अभी से भी तैयारी कीजिएगा तो आपका तैयारी परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हम वही चीज़ें दिए हैं जो पेपर में पूछा जाता है, टू द पॉइंट चीज़ें दिए हैं। पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, बट बहुत सारा चीज़ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ के पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए अगर एक सीट पक्का करना है सरकारी कॉलेज में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वीडियो बना दिए कैसे आपको ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइए, युवा शक्ति जेईई को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा डाउनलोड करके। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। डायनमो सबसे पहले क्या करता है, घूमना शुरू करता है। देखिएगा सरनेटर में लगा रहता है डायनमो, जो ब्याह शादी में यूज होता है सरनेटर। सूर्य के केंद्र का तापमान जो है ये कितना है। देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो हालत खराब हो जाएगा आपका, बताइए होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए प्रश्न वही कंप्लीट कीजिए जो आपके पेपर में पूछा जाता हो। 1.5 गुना 10⁻7 केल्विन जो है ये आपका सूर्य के केंद्र का तापमान होता है, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बात समझे आप सभी। अगला प्रश्न है कि सूर्य के केंद्र का दाब जो होता है ये कितना होता है। तो यहाँ पर केंद्र में दाब की बात किया गया है। बात समझिए, वहां पर क्या पूछा गया था, केंद्र का तापमान पूछा गया था, यहां दाब पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, 2 गुना 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। याद रखिएगा कितना होता है, 2 गुना 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। सभी प्रश्न को याद करते चलिएगा, कोशिश हम करते हैं कि इसी सेशन में हम आपको प्रश्न याद करवा दें ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। परमाणु रिएक्टर आधारित हैं। तो देखिए परमाणु रिएक्टर जो होता है ये आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, याद रखिएगा आप सभी। जितने भी परमाणु बम हैं वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। जो सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है या सूर्य में जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन पे ही कार्य करता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि परमाणु बम आधारित हैं। तो अभी आपको बताएं कि परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन में सी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होगा। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन है और एक अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन है। कभी नहीं पढ़े होंगे आप सभी, तो याद रखिएगा ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम, जबकि हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। तो प्रश्न बना लीजिए, अगर प्रश्न आ जाएगा पेपर में तो बिल्कुल हाइड्रोजन बम आधारित होता है। तो अभी बताएं कि हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। चीज़ें क्लियर हैं। देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम बताते हैं अगर उसको ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में प्रश्न आ गया तो आराम से आपसे बना लीजिएगा। तो एक्स्ट्रा चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं हम। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पर कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो ये चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, एडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया। अगला है 1 कूलाम आवेश बराबर होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलाम बराबर। याद रखिएगा 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलाम बराबर। अगला है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो देखिए किसी भी तार की प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है ये आपका पदार्थ पर, किस पर,
पदार्थ पर निर्भर करती है। बी राइट आंसर होगा। देखिए जितने भी मेरे साथ में हैं सभी एक बार सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम सभी। आपसे क्लास कर लेते हैं, क्लास को लाइक नहीं करते, पता नहीं पैसा लगता है आप सभी को क्या। कम से कम जितना मेहनत करते हैं कम से कम उसके लिए आपसे ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि ये जो मेहनत करते हैं पर डे आपके लिए सेशन और जो इम्पॉर्टेंट चुनिंदा प्रश्न है, जो एक्सपेक्टेड है, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं पेपर में, वो हम आपके लिए चुन के लाते हैं, अपने से तैयार करते हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो इतना मेहनत जो करते हैं कम से कम लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो को, क्योंकि यही एक लाइक आपका मोटिवेट कराता है, फिर अगले दिन आपके लिए हम बेहतर काम करने का कोशिश करते हैं। तो अपना प्यार बनाए रखिए, सेशन को लाइक करके शेयर ज़रूर किया कीजिए। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक घंटी आएगा, उसका ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो सभी एक बार चेक करके देख लीजिए किसका किसका नोटिफिकेशन ऑन है, नहीं है तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन है, 1 वाट घंटा बराबर होता है। चलिए आंसर कीजिएगा। 1 वाट घंटा बराबर होता है तो कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻³ जूल होता है, यानी कह सकते हैं कि 3.6 गुना 10⁻³ जूल होता है 1 वाट घंटा बराबर, यानी कि ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। चीज़ें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन है, मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? देखिए अगर मेक संख्या की बात किया जाए तो विमान, याद रखिएगा आप सभी, विमान की चाल का निर्धारण करने के लिए हम सभी मेक संख्या का उपयोग करते हैं। बात समझे? आइए अगला क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय जो है ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जो कार का जो बैटरी है इसमें जो आपका विद्युत अपघटय के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का ही किया जाता है। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होगा, 25 सेमी। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? अब थोड़ा सा फास्ट करने का कोशिश करेंगे, हाइगेंस ने। अगला प्रश्न देखिए कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो देखिए विक्षेपण अधिक जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। याद रखिएगा आपसे, किस रंग का? बैंगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, बैंगनी रंग। और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो देखिए पानी के ऊपर तेल परत का जो चमकना उदाहरण है यह आपका व्यतिकरण का उदाहरण है, यानी कि डी राइट आंसर होगा। धूप के चश्मे का पावर जो होता है ये कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है, 0 डायोप्टर होता है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण आप सभी देखते हैं ये किस कारण से होता है? धूलकण के कारण से होता है। कभी आप सभी देखे होंगे जब घर में जो वेंटिलेशन होता है उससे अगर प्रकाश जाता है और कहीं जाके टकराता है तो उसमें देखिएगा धूलकण आपको एकदम बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, जबकि डायरेक्ट अगर प्रकाश में देखिएगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। अगला है, पास्कल किसका इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा दाब का। याद रखिएगा आप सभी, किसका इकाई है? दाब का। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो देखिए प्रकाश की गति जो है ये कांच से जाते हुए न्यूनतम होगी। याद रखिएगा प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें है? निर्वात में है। याद रखिएगा सबसे कम जो होता है वो ठोस में होता है। तो कांच क्या है? एक ठोस है। याद रखिएगा तो यहाँ पे कम हो जाएगा, जबकि ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? राइट आंसर होगा विकिरण के द्वारा। याद रखिएगा आप सभी, विकिरण के द्वारा। देखिए एक क्षण जो है ये गर्म होता है चालन विधि के द्वारा, वायुमंडल जो गर्म होता है वो संवहन विधि के द्वारा। याद रखिएगा जबकि प्रकाश जो है ये विसरण के द्वारा जो है कि विकिरण के द्वारा जो है कि सूर्य पर आपको पहुंचता हुआ दिखाई देता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, एक समान ताप को बनाए रखना। एक समान ताप को बनाए रखना। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो देखिए शुद्ध जल का तापमान जो है फ़ारेनहाइट स्केल पे आपका होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो याद रखिएगा जो शुद्ध जल होता है इसका फ़ारेनहाइट स्केल पे क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा।
केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? बर्फ का गलनांक होता है 273 डिग्री केल्विन होता है, जबकि सेल्सियस में 0 डिग्री हो जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो अभी आपको बताएं इस्पात या ठोस में, याद रखिएगा। और सबसे कम की बात किया जाए या ध्वनि गमन नहीं करता, वो निर्वात से ध्वनि गमन नहीं करता, याद रखिएगा आप सभी। तो ध्वनि का चाल सबसे अधिक कहाँ होगा? इस्पात या ठोस में। तो इस्पात ठोस ही है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है कहाँ पे? ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में, याद रखिएगा। ठोस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो देखिए ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। कितने समय तक? 1/10 सेकेंड तक रहता है। आइए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, याद रखिए। जो प्रतिध्वनि आपसे सुनते हैं, कहीं पर बोलिएगा तो आवाज फिर से जो रिटर्न आता है वो आपका ध्वनि का परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़े होंगे। प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया कि जिस दिशा से किरण आया और उसी दिशा में किसी सतह से टकराकर वापस चले गया, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझे? तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? देखिए एक झूला झूल रहा है फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है, और उसी झूला झूलते हुए उस पर कोई व्यक्ति आके खड़ा हो गया, तब जो है कि उसका आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वेश्चन करने का यही मतलब है, घट जाएगा, याद रखिएगा। एकाएक घट जाएगा, जैसे उस पर खड़ा हुआ तैसे घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तब आवर्तकाल क्या होगा? मान लीजिए कि एक झूला है, ठीक है, एक झूला है, इस पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था ऑलरेडी, या फिर एक व्यक्ति आके इस पे बैठ गया, तब इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल इसका अपरिवर्तित होगा, याद रखिएगा। एक व्यक्ति बैठा था, फिर एक व्यक्ति आकर बैठ गया तो अपरिवर्तित होगा। झूला झूलते हुए कोई व्यक्ति आकर अगर उस पर खड़ा हो जाता है तो क्या होगा? आवर्तकाल घट जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? राइट आंसर होगा 2 सेकेंड। अगला है केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, उत्तल होता है। केशिका नली में जल की ऊपरी सतह जो होता है वो उत्तल होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है? उत्तल होता है। अच्छा, गाड़ी की साइड मिरर में साइड में जो मिरर लगाया जाता है वो कौन सा मिरर होता है? आप सभी देखे होंगे ड्राइवर के पास एक मिरर रहता है, तो यहाँ उत्तल मिरर होता है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण। जबकि गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, यहाँ पर अवतल दर्पण होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो देखिए द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल में, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब आपका घटेगा। जो जो ऊंचाई बढ़ेगा वायुमंडलीय दाब घटते जाएगा। 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, ये निर्वात में किसी भी वस्तु का भार जो होगा वो अधिकतम होगा। निर्वात में पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है। देखिए यहाँ पर आप फंस जाइएगा, बोलिए कैसे? एक भार होता है, एक द्रव्यमान होता है, तो यहाँ पर द्रव्यमान पूछा गया है, तो ये आपका 1/81 होगा, याद रखिएगा 1/81। अगर वहीं पर भार पूछता तब 1/6 होता, याद रखिएगा 1/6 होता। बात समझे? आइए अगला क्वेश्चन है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने घंटे में? तो ये आपका 24 घंटे में ही चक्कर लगाता है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा कि पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण, याद रखिएगा। जो पृथ्वी के वायुमंडल में दाब जो है इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का प्लायन वेग है, चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का प्लायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति से अगर किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी से बाहर फेंक देंगे तो वो फिर पृथ्वी पर पुनः वापस नहीं आ पाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो कोई वस्तु है, अगर उसको ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उसका भार में क्या परिवर्तन होगा?
परिवर्तनशील होगा, याद रखिएगा। क्या परिवर्तन होगा? नहीं, परिवर्तनशील होगा, यानी कि परिवर्तित होते रहेगा ये। अगला है ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं जब आपको बायोलॉजी का क्लास कराए होंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, केपलर, याद रखिएगा आप सभी, केपलर ने किया था। सौर प्रणाली का खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने, याद रखिएगा। और दूरबीन का खोज गैलीलियो ने किया था, याद रखिएगा। और गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन चचा ने किया था। बात समझे। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी, रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है एक जेट इंजन। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी, यानी कि किस कोण से मारा जाए ताकि वह गेंद अधिक दूरी पर जाए। सिंपल भाषा में यही कर सकते हैं, 45 डिग्री कोण से। मान लीजिए कि एक बल्ला है, ठीक है, एक बल्ला है। कैसे बल्ला बनता है ये हमको भी पता नहीं है, फिर भी बनाने का कोशिश करते हैं। अगर उसको 45 डिग्री कोण से मारा जाए तो वो गेंद बहुत दूर तक जाएगा। बात समझ गए। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी, घनत्व, याद रखिएगा। घनत्व के कारण ही वायुमंडल में बादल तैरता है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर न्यूनतम होती है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा। जो गैस की अणु ऊर्जा होती है ये किस ताप पर न्यूनतम होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, -273 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? जब पेपर में प्रश्न बना के आइएगा तब बोलिएगा हाँ सर प्रश्न तो आया था पेपर में, जो आप कराए थे वही आया था प्रश्न। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो हम आपको करवा रहे हैं। और यहाँ हम तैयारी करवा रहे हैं, जल्द ही आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स क्लास भी शुरू कर रहे हैं। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, 360 डिग्री सेल्सियस तक। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है, याद रखिएगा आप सभी, प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ध्यान दीजिएगा, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। किसी भी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव अनुदैर्घ्य होती है। यहां पर समझिएगा क्वेश्चन कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नीति कोण कितना होगा? तो देखिए अगर नीति कोण की बात किया जाए ये आपका लगभग जो है कि 45 डिग्री ही होता है। ऑप्शन दिखा देते आपको। तो 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती। जो द्रव्य तरंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है किस पर? तो राइट आंसर होगा आवेश पर नहीं करती, जबकि संवेग, चाल और द्रव्यमान पर करती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो देखिए सबसे अधिक अस्थायी जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है। जो आप सभी देखते हैं न्यूट्रॉन पे उदासीन, न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है ये आपका धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिव होता है यानी कि ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाहर गमन करता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपका अंदर में रहता है, अंदर में रहता है, याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? राइट आंसर होगा प्रकाश तरंगदैर्घ्य को मापता है। श्यानता गुणांक का एसआई इकाई क्या है? प्वाइज होता है, याद रखिएगा। एक फायदाम बराबर होता है 6 फीट होता है। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सॉल्स हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। मानक दाब क्या है? पारे का 70 मिमी होगा। ध्यान दीजिएगा, मानक दाब जो होगा पारे का 70 मिमी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब का माप की जाती है मैनोमीटर के द्वारा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित जो रहेगा वो आपका घनत्व रहता है, याद रखिएगा आप सभी। केल्विन मान में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 310 डिग्री केल्विन। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए
तो 97 फ़ारेनहाइट याद रखिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 36.6 या 37 याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, इसी को याद रखना है आप सभी को। अगला है पारा जमता है, राइट आंसर होगा बी -39 डिग्री सेल्सियस पर। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? तो पायरोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उच्च तापक्रम को मापने के लिए। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लासेस में लगभग जो है कि आपको हम 72 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, प्लस में जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताएं उसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। और जितने प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसी प्रकार का क्लास अभी और आपको हम देंगे। फिर से आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का क्लास मिलेगा, मास्टर क्लास मिलेगा। अभी आपसी प्रश्न को बनाए होंगे तो आपको पता चला होगा। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में, इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ये पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन लगाइएगा तब आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। तो ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, बिना टेंशन लेके आपसे तैयारी कीजिए। एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे हैं, ज्वाइन करके थ्योरी क्लास कर सकते हैं आप सभी, जो कि मिनिमम फी में हम तैयारी करवा रहे हैं। वहाँ पर क्लासेस, नोट्स, PDF, ई बुक सारा चीज़ दिया गया है। टॉपिक वाइज क्लासेस करवाएं, थ्योरी क्लास करवाएं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाएं और बहुत सारा प्रैक्टिस शीट आपको वहाँ पर दिया गया है ताकि अपना तैयारी को आप सभी जान सके। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप्लीकेशन का, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जहां पर भी हैं व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दिया कीजिए आप सभी। इतना काम मेरे लिए करना है आप सभी को।